हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक हस्तक्षेप या इंटरवेंशन को समझने वाले हैं, जिसमें हम आज इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कितने टाइप्स का होता है हस्तक्षेप और साथ ही इसके ग्राउंड्स के बारे में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में इंटरनेशनल लॉ के नोट्स ले सकते हैं। हस्तक्षेप, जिसे हम दूसरे शब्दों में मध्यक्षेप भी कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसके मीनिंग की बात करें, तो सिंपल मीनिंग में जब कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट के मामलों में, उसके मैटर्स में दखल अंदाजी करता है या इंटरफेयर करता है, तो उसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। तो राज्य को आंतरिक मामलों में जो मिली हुई स्वतंत्रता होती है, उसमें किसी अदर स्टेट के द्वारा जो भी रुकावट, जो भी बाधा, जो भी इंटरफेयर किया जाता है, उसको हम हस्तक्षेप या मध्यक्षेप कहते हैं। तो जिस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, आप अपने पड़ोसी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टेट दूसरे स्टेट के जो मैटर्स होते हैं उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंटरनेशनल लॉ में हस्तक्षेप को मना किया गया है कि एक स्टेट दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इंटरवेंशन, ये जो हस्तक्षेप किया जाता है, सबसे पहले ये फोर्सफुली होना चाहिए, मतलब उसमें बलपूर्वक होना चाहिए। दूसरा, उस स्टेट की कंसेंट के बिना, उस स्टेट की सहमति के बिना होना चाहिए जिस स्टेट में इंटरफेयर किया जा रहा है। अगर सहमति है तो फिर हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, तो सहमति के बिना होना चाहिए। इसके अलावा एक स्टेट द्वारा दूसरे स्टेट के ये खिलाफ किया जाता है, ये भी इसका थर्ड पॉइंट बनता है। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनली लेवल पर, तो जो यूएन चार्टर है, तो यूएन चार्टर में यानी यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उसमें 2 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। सॉरी, एक ही आर्टिकल है लेकिन उसके क्लॉज अलग अलग हैं। तो अगर बात करें आर्टिकल 2 की, उसके क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि राज्य अपने आपसी संबंधों में एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रभुता का आदर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, यानी कि ये जो आर्टिकल का 4 पॉइंट है, ये कह रहा है कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरवेंशन नहीं करेगा और एक दूसरे की जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम है, जो भी प्रभुता है, उसको जो है वो क्या करेंगे, आदर करेंगे। नेक्स्ट है, जो अगला पॉइंट है वो है आर्टिकल 2 का ही जो 7 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को ही मना किया गया है कि वो स्टेट के मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ये बनाया गया है स्टेट के लिए, और जो 7th पॉइंट है वो बनाया गया है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के लिए। तो इतनी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि मीनिंग के साथ हम इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। तो अगर हम इंटरवेंशन की डेफिनेशन देखें, तो इसमें ओपेनहाइम की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग हस्तक्षेप किसी राज्य के द्वारा एक दूसरे राज्य के मामलों में इस उद्देश्य से तानाशाही करने को कहते हैं जिससे या तो वस्तुओं की जो विद्यमान दशा है, यानी उस समय जो प्रेजेंट टाइम में किसी भी चीज़ की जो भी कंडीशन है उसको बनाए रखा जाए या उसमें बदलाव लाया जाए। तो सिंपली यहाँ पे ओपेनहाइम ने यही कहा है कि हम हस्तक्षेप किसे कहेंगे। तो हस्तक्षेप या इंटरवेंशन यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे वैसे तो कोई स्टेट कर नहीं सकता है, मना किया गया है, लेकिन अगर कोई करता है तो इसको जो है वो मना कर दिया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के जो मैटर्स होते हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से ऑब्जेक्ट की, कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है इंटरवेंशन। तो अगर हम इसके उद्देश्य, इसके पर्पस की बात करें, तो जो भी स्टेट इंटरवेंशन कर रहा है, जो भी हस्तक्षेप कर रहा है, वो उस स्टेट में जिसमें वो हस्तक्षेप कर रहा है वो क्या करना चाहता है, इंटरवेंशन करने वाला स्टेट अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ चीज़ों को बरकरार रखना चाहता है कि जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो उस स्टेट में हो या वैसी ही बरकरार रहे जो भी मेरी इच्छा है जिसमें वो इंटरवेंशन करने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, कि बेसिकली इंटरवेंशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके टाइप्स की बात करें या इसके काइंड्स की बात करें, तो बेसिकली ये 3 काइंड्स इसके दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है आंतरिक हस्तक्षेप। आंतरिक हस्तक्षेप जिसको हम इंटरनल इंटरवेंशन भी कहते हैं।
इसका मीनिंग क्या हुआ? तो जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के जो आपसी अंदरूनी मामले होते हैं, जो आंतरिक मामले होते हैं, उनमें इंटरवेंशन करता है या उनमें दखल अंदाजी करता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? आंतरिक हस्तक्षेप। इसी तरीके से बाह्य हस्तक्षेप, यानी कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के जो विदेशी मैटर्स होते हैं, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह होती है, उसकी विदेश नीति में हस्तक्षेप करता है, तो उसको बोलेंगे हम क्या? बाह्य हस्तक्षेप या एक्सटर्नल इंटरवेंशन। और थर्ड बताया गया है पुनिटिव इंटरवेंशन, यानी कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के द्वारा जो भी उसको नुकसान हुआ है, जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बदले में जब उस स्टेट के मैटर्स में इंटरवेंशन करता है, तो उसे हम बोलेंगे पुनिटिव इंटरवेंशन। तो आंतरिक कौन सा हो गया? जब इंटरनल मैटर में होता है। बाह्य जब किसी फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति में हस्तक्षेप किया जाता है एक स्टेट द्वारा दूसरे स्टेट के मैटर्स में। और पुनिटिव तब होता है जब एक स्टेट दूसरे के द्वारा कुछ उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर वो दूसरा स्टेट जब उस बदले के रूप में उसके मामलों में इंटरफेयर करता है, तो उसको बोलते हैं हम पुनिटिव इंटरवेंशन। तो ये हो गए इसके काइंड्स। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि इसके क्या ग्राउंड्स हैं, क्या बेसिस हैं जो आपका इंटरवेंशन में जो दिए गए हैं कि किन आधारों पर हस्तक्षेप के बारे में बताया गया है। तो देखो, अगर मैं पहले की बात बताऊं तो पहले टाइम पे जब यूएन चार्टर नहीं था, तो यूएन चार्टर से पहले क्या होता था कि 7 से 8 ग्राउंड होते थे इंटरवेंशन के, जिन आधारों पर हस्तक्षेप को सही माना जाता था। बट अब उन सारे जो भी ग्राउंड्स हैं उनको हटा दिया गया है और सिर्फ ये 4 ग्राउंड्स जो हैं वो मेनली माने जाते हैं इंटरवेंशन के। इनमें सबसे पहले जो ग्राउंड आता है वो है सेल्फ डिफेंस का, कि सेल्फ डिफेंस के आधार पर जो है वो इंटरवेंशन किया जाता है। और सेल्फ डिफेंस के आधार पर अगर कोई स्टेट दूसरे स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करता है तो इसको सही माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेल्फ डिफेंस यूएन चार्टर आने के बाद भी एक ऐसा ग्राउंड है जो वैलिड है। और यूएन चार्टर का जो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51 है वो इससे रिलेटेड है। ठीक, जैसे अगर मान लो अगर आपका ही सेल्फ डिफेंस की बात आ जाती है, कोई पर्सन है, पर्सन को अगर अपना सेल्फ डिफेंस करना है तो सेल्फ डिफेंस को सही माना जाता है। इसी आधार पर यहाँ पर जो इंटरवेंशन है उसमें भी अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अपना सेल्फ डिफेंस करना है, तो उस आधार पर अगर वो स्टेट इंटरवेंशन कर देता है या हस्तक्षेप कर देता है दूसरे स्टेट के मैटर्स में, तो उसको सही माना जाएगा। नेक्स्ट है मानवता के आधार पर, यह है आपका ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। तो इंटरनेशनल लॉ में जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है, ये वाला जो ग्राउंड है ये भी अब वैलिड है, क्योंकि आत्मरक्षा और मानव अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर क्या होता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। जैसे अभी हमने सेल्फ डिफेंस का देखा, उसी तरीके से हम ह्यूमैनिटेरियन के आधार पर जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है उसको सही माना गया है। ठीक, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, UDHR मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था, और उसके बाद मानव अधिकारों को बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई है। और इंटरनेशनली लेवल पर अगर मानवता की बात आती है या ह्यूमैनिटेरियन की बात आती है, ह्यूमैनिटी की बात आती है, तो इस आधार पर, इस ग्राउंड पर भी क्या हो सकता है, इंटरवेंशन सही माना गया है। ठीक, और यहाँ पे हस्तक्षेप किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामूहिक हस्तक्षेप, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव इंटरवेंशन। अब कलेक्टिव इंटरवेंशन क्या होता है कि कभी कभी देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आज के टाइम में अगर हम बात करें कलेक्टिव इंटरवेंशन की, तो ये वाला जो इंटरवेंशन है ये भी यूएन चार्टर के बाद आने के बाद भी वैलिड रहा और इसको सही माना गया। जो हमारा यूएन चार्टर है उसके चैप्टर नंबर 7 में, जो उसका चैप्टर नंबर 7 है, उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, उसको सामूहिक कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है कि वो एक तरीके से कलेक्टिवली जो है वो कार्यवाही कर सकती है। और विश्व शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और किसी भी अटैक को, किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है वो सामूहिक हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये जो हमारा कलेक्टिव इंटरवेंशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर इंटरनेशनली लेवल पर कोई भी शांति बनाए रखनी है या सिक्योरिटी की बात आती है, तो किसको राइट दिया गया है, सिक्योरिटी काउंसिल को, कि वो सामूहिक कार्यवाही कर सकती है। नेक्स्ट है गृह युद्ध में हस्तक्षेप, यानी कि इंटरवेंशन इन सिविल वॉर। अब ये भी हस्तक्षेप या इंटरवेंशन करने का एक ग्राउंड है जिसके आधार पे कर सकते हैं। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 स्टेट हैं,
या कंट्री हैं और आपस में उनके बीच में क्या होता है, सिविल वॉर हो जाता है। अब जब सिविल वॉर होगा तो सिविल वॉर के टाइम पे ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहती है, सिक्योरिटी की को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे टाइम में इंटरवेंशन को सही माना जाता है। और आज के मॉडर्न टाइम में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट होने के कारण जो भी वर्ल्ड के लेवल पर जो भी विश्व के राष्ट्र हैं उनका आपस में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हो गया है। तो एक राज्य की घटनाओं से, जो भी एक राज्य में कोई भी इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो उसका दूसरे स्टेट पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है ना, नेचुरली उनका प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी स्टेट में मान लो कोई भी गृह युद्ध हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है, तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, दूसरे स्टेट्स पर पड़ता है। अब जैसे मान लो कहीं किसी और कंट्री में अगर कोई भी मतलब वॉर हो जाती है या सिविल वॉर हो जाती है, तो उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया पर भी पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से इस आधार पर इस हस्तक्षेप को सही माना गया है। तो ये 4 मेजर ग्राउंड्स थे जो इंटरवेंशन के बताए गए हैं इंटरनेशनल लॉ में। पहले मैंने आपको बताया कि 7 से 8 जो थे ग्राउंड जो थे वो सही माने जाते थे, बट अब ये 4 ग्राउंड्स जो है वैलिड है इंटरनेशनल लॉ में, जिसके आधार पर इंटरवेंशन को सही माना गया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट को समझा है वो इंटरवेंशन का है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेशनल लॉ के और अदर टॉपिक्स को अलग अलग करके। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।